खनिज में कुछ बिंदु है उसको मैं लिखवा दूंगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऊर्जा। ऊर्जा सरकार अपनी 1 वर्षीय योजना बनाए या सरकार की पहले 5 वर्षीय योजना हुआ करती थी, इन सभी के अंदर जो है वो सर्वाधिक व्यय किस चीज पर होता था? ऊर्जा के विकास पर। राजस्थान में औद्योगिक संकट क्यों है? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, ऊर्जा जो है वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती। ऊर्जा के स्रोत को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। परंपरागत स्रोत जो हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, 100 साल, 150 साल, 200 साल हुए। परंपरागत स्रोत जिसमें क्या है? कोयला है, कोयले से बिजली बनाते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं? ताप बिजलीघर। ऐसा बिजलीघर जहां कोयले से बिजली बनती है उसको क्या कहा जाता है? ताप बिजलीघर। हाँ, आएगा तो घुमा फिरा करके इसी में से। अब आपको पढ़ना ही मैटर है, अब पढ़ सको तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ सको तो फिर सरकार ने अपना कैलेंडर जारी कर रखा है, पूरे साल भर की वैकेंसीज का कैलेंडर दिया हुआ है। मैंने आपको कल ही बताया था सशक्तिकरण का मतलब क्या है। पहला, आर्थिक रूप से शक्तिशाली, आर्थिक, हाथ में पैसा आ गया, एजुकेशन भी ज्यादा से ज्यादा लेंगे, पैसा आएगा, पूरा फैमिली को अपलिफ्ट करेंगे, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। एक व्यक्ति अगर एक फैमिली के अंदर जॉब में लगता है तो पूरी फैमिली को अपने साथ लेके चलता है। तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसे बगैर पढ़े नहीं होगा। कम से कम मेरे हिसाब से कम 8 से 10 घंटे जो कुछ नहीं करते। ऐसे भी बहुत सारे हैं जो कुछ नहीं करते। क्या काम है भाई? पढ़ाई करे। बच्चा क्या करे? आपका पढ़ रहा है तो भाई पढ़ रहा, कितना पढ़ रहा है वो? 2 घंटे पढ़ रहा है, 4 घंटे पढ़ रहा है, इससे कुछ भी नहीं होना। जो फुल फ्लैश फ्री है उनको तो एटलीस्ट 8 से 10 घंटे। जो जॉब करते हैं तो वो अपना टाइम मैनेज करें, सवेरे जल्दी उठ करके पढ़े, रात को लेट तक पढ़े, लेकिन पढ़ना 7-8 घंटे 10 घंटे है ही। उससे कम की तैयारी है तो फिर वही है कि रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं रहेगा। पढ़ना तो पड़ेगा ही जी, चाहे 8 घंटे पढ़ो। और जो प्योरली पढ़ाई के लिए है उनके लिए तो और कोई, सोना और पढ़ना, बस 2 ही काम। खाना पीना किया, सो गए, रेस्ट कर लिए, टाइम मिला पढ़ने लग गए। इसके अलावा तीसरा कोई काम ही नहीं है। जब आपको फ्री कर रखा है कि आप पढ़ रहे हो तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? जब पेरेंट्स ने फ्री कर दिया कि आपका काम क्या पढ़ना है, जो जॉब करें तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें। जो फैमिली वाली महिलाएं हैं उनको थोड़ा सा अपना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। साल भर 6 महीने फैमिली का काम, किचन का काम कम कर ले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरी लाइफ आगे। मैंने आपको कल बताया था ना, एक महिला 9th पास है और वो घर पे काम करिए, उसको पूरे दिन काम करने पर वो 5,000 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा नहीं कमा सकती। एक महिला जिसने 10वीं पास कर ली, पेपर दिया, अगर उसका सिलेक्शन हो गया, जैसे विडो लेडीज था, 0 पर ही हो रहा है, तो कितना फर्क आ गया। उसको गवर्नमेंट 50,000 देगी और साल में 300 250 दिन छुट्टियां, उसके बाद में पेंशन, प्रमोशन, कितना फर्क पड़ जाता है। यहाँ रोज कल मालिक काम से निकाल देगा, कहाँ जाएंगे? ये भी तो है। 50 तरह के टेंशन रहेंगे, परिवार सफर करेगा, फैमिली सफर करेगी। यहाँ सभी अच्छे आगे बढ़ेंगे। तो एक को तो कुर्बानी देनी पड़ती है। आजादी के लिए सभी इंडिया के लोगों ने संघर्ष नहीं किया था। संघर्ष करने वाले मुश्किल से गिने चुने लोग थे जिन्होंने देश को आजाद कराया। तो किसी एक को तो क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, कोई ना कोई एक क्रांतिकारी बन करके आगे लीड करना पड़ेगा। तो ऐसे क्रांतिकारी बनेंगे तो फिर आगे बढ़ता जाएगा। सारे को जरूर एक एक को लीड करना पड़ेगा। चलो, कोयला, ताप बिजलीघर, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, गैस बिजलीघर, प्राकृतिक गैस से गैस बिजलीघर, परमाणु ऊर्जा, परमाणु बिजलीघर,
जल ऊर्जा, जल बिजली घर या पन बिजली घर, ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है जो सदियों से चलते आ रहे हैं। और गैर परंपरागत जो सो अभी जो है वो पिछले 5-7 सालों में इजाद हुए हैं, 10-15-20 सालों में इजाद हुए हैं। गैर परंपरागत स्रोत पिछले कुछ समय में इजाद हुए हैं। इसमें सौर ऊर्जा आ जाता है, पवन ऊर्जा आ जाता है, बायोगैस आ जाता है, बायोमास आ जाता है, भूतापीय आ जाता है। राजस्थान में तो नहीं है, लेकिन फिर भी ज्वरीय बिजली घर वगैरह जो है वो भी इसी में आते हैं। दक्षिण भारत में बहुत सारे ज्वरीय बिजली घर स्थापित है। ये कहाँ गया इसका, ये क्या ज्वरीय बिजली। परंपरागत स्रोत को जो है हम एक बार उपयोग करने के बाद में पुनः उपयोग नहीं कर सकते। कोयले को एक बार हमने जला लिया, अब दोबारा कोयला वो राख बन गया, उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। परंपरागत स्रोत को दोबारा यूज नहीं कर सकते। प्राकृतिक गैस इस्तेमाल करिए, सिलेंडर भरना ही पड़ेगा। ये जो है रिसाइकल होते हैं। सूर्य रोज आ रहा है, रोज बैटरी चार्ज हो रही है, सोलर बैटरी जो छत पे लगी हुई है, रोज एनर्जी जनरेट हो रही है। ये रिसाइकल होते हैं, कभी खत्म भी नहीं हो सकते। इनके भंडार लिमिटेड है, कोयला है, पेट्रोल है, गैस है, इनके भंडार तो लिमिटेड है। कुछ समय बाद 10, 20, 50, 100 साल के बाद में खत्म होंगे। सूर्य तो जब तक पृथ्वी है तब तक सूर्य रहेगा, हवाएं चलती रहेगी, बायोगैस यानी गोबर जो पशु रहेंगे, बायोमास यानी कि जो पेड़ पौधों से बना रहे हैं वो रहेगा। तो ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जो है ऊर्जा के, एक तो प्रदूषण रहित है, सौर ऊर्जा में कोई प्रदूषण नहीं है, पवन ऊर्जा में कोई प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण रहित है, सस्ते हैं, कोई बहुत ज्यादा महंगे नहीं पड़ते, प्रदूषण रहित और सस्ते हैं गैर परंपरागत स्रोत, और कभी खत्म भी नहीं हो सकते। ये प्रदूषण भी फैलाते हैं, महंगे भी पड़ते हैं, खत्म भी हो जाते हैं। अब जैसे ये अपन आपके सामने 4 दे दी ऑप्शन, क्वेश्चन ये आ गया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बिजली किससे बनती है, तो अपने को मोर देन 50% बिजली किससे बनती है, कोयले से बनती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, ताप बिजली। 50% से ज्यादा बिजली जो है वो ताप बिजली घरों से बनती है। पहले अपन गैर परंपरागत स्रोत को देखें। राजस्थान सरकार का अभी पिछले 15-20 सालों में सारा ध्यान किस पर है, गैर परंपरागत स्रोत। इन गैर परंपरागत स्रोतों को विकसित करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक संस्था बनाई जिसका नाम क्या रखा, रीडा, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, 1985। रीडा संस्था की स्थापना की गई, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। 2002 में इस रीडा संस्था का नाम बदल करके क्या कर दिया, अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा निगम। वर्तमान में गैर परंपरागत स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए जो संस्था स्थापित है, अक्षय ऊर्जा निगम। रीडा के स्थान पर अब क्या गया, अक्षय ऊर्जा निगम। गैर परंपरागत स्रोतों में अपन पहले ले रहे हैं सौर ऊर्जा। सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान के लिए क्या है, सौर ऊर्जा। कैसे महत्वपूर्ण है, एक तो साल में जो 365 दिन होते हैं उसमें 325 दिन राजस्थान में क्या है, सौर दिवस है। यानी औसतन साल में 325 दिन सूर्य चमकता है। सूर्य की तीव्रता राजस्थान में सबसे ज्यादा रहती है। सौर ऊर्जा की संभावना राजस्थान में देश में सर्वाधिक है, और वर्तमान में भी राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है सौर ऊर्जा के अंदर। सौर ऊर्जा देश में सर्वाधिक कहाँ है, राजस्थान में। सौर ऊर्जा में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। सौर ऊर्जा के विकास की संभावना राजस्थान में सबसे ज्यादा है। सूर्य की तीव्रता राजस्थान में ज्यादा है, सौर दिवस राजस्थान में सबसे ज्यादा है। इसलिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने जो है SEEZ की स्थापना की है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। इसमें उन 4 जिलों का चयन किया गया है जहां सबसे ज्यादा सोलर प्लांट लगाए जाएंगे।
अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सबसे ज्यादा संभावना कहां पे है, तो कौन सा जिला आएगा पहले? जोधपुर। जोधपुर सूर्य नगरी ऐसे नहीं करा, हालांकि फलोदी अलग होगा इससे, लेकिन फिर भी अभी सूर्य नगरी कौन है? जोधपुर। संभावना जोधपुर। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 4 जिले जो है किसमें शामिल है? सीज जोन में शामिल है। 4 जिलों को सीज जोन में शामिल किया हुआ है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन, जहां सौर ऊर्जा के विकास की सबसे ज्यादा संभावना है। और इसके अलावा जो है जयपुर, अजमेर और जोधपुर, इनको राजस्थान में जो है सौर ऊर्जा विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है। सौर ऊर्जा के सबसे ज्यादा जो है प्लांट जो लगेंगे, जैसे सोलर बैटरियां या सोलर पंखे वगैरह, ये जयपुर, अजमेर और जो है वो जोधपुर में लगाए। इन 4 जिलों में सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे बिजली जनरेट करने के लिए। यहां एप्लीकेशन ज्यादा होगा सौर ऊर्जा का इंप्लीमेंटेशन। जैसे जयपुर का जो है वो गांधीनगर जो है रेलवे स्टेशन है, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है। जयपुर का सांगानेर एयरपोर्ट है, उसको भी सरकार ने पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित करने का कहा है। तो यहां तो विद्युत उत्पादन होगा, यहां एप्लीकेशन ज्यादा होगा। 2010 में भारत सरकार ने एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन। उसमें सबसे ज्यादा सोलर प्लांट कहां लगाए जा रहे हैं? राजस्थान। तो कुल मिला के हमें दिमाग में ये रखना है कि सौर ऊर्जा में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। सौर ऊर्जा की संभावना राजस्थान में सबसे ज्यादा है। जोधपुर में सौर ऊर्जा की संभावना सबसे ज्यादा है, इसलिए जोधपुर को सूर्य नगरी कह रहे हैं। सौर ऊर्जा के सौर दिवस राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा है, 325 दिन। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, 325 दिन। सीड जोन में ये 4 जिले शामिल हैं: सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन, सौर ऊर्जा संभावित जोन। और जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन जो भारत सरकार का कार्यक्रम चल रहा है 2010 से, सर्वाधिक सोलर प्लांट कहां लग रहे हैं? राजस्थान में लग रहे हैं। अब प्लांट का प्रोजेक्ट क्या क्या है? बड़ला, सबको पता है। बड़ला कहां पे है? ये फलूदी। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट 2245 मेगावाट। कितने प्रोजेक्ट यहां पर? 1 2 3 4। चौथा जो 500 मेगावाट का भी बन के गया है वो राजस्थान सरकार और अडानी ग्रुप ने बनाया। 2245 मेगावाट। बड़ला एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा है। 4 इस सोलर पार्क में 4 प्लांट है, जिसमें भड़ला जो है वो एशिया का सबसे बड़ा है। उसके अलावा धूड़गढ़ है, धूड़सर, जैसलमेर, यहां पर भी सोलर पार्क है जो अंबानी समूह लगा रहा है, अंबानी ग्रुप द्वारा लगाया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने 2024 के बजट में जो है पूगल बीकानेर में सबसे बड़ा 4000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की है। 2024-25 के बजट में जो है पूगल में 4000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगेगा। राजस्थान में 4-5 एक ये सौर पार्क लगे हुए बने हुए हैं जिससे सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट है जो सौर ऊर्जा से चल रहे हैं, जैसे 5-7 एक फेमस है, जैसे इसका प्राय पूछते हैं। भालेरी कहां पे है? ये भालेरी चूरू, क्या विशेषता है? भालेरी चूरू सौर ऊर्जा से खारे पानी को मीठे पानी में बदलना। सौर ऊर्जा से खारे पानी को मीठे पानी में बदलना। दौसा क्या है? सौर ऊर्जा से संचालित हैंडलूम, ये चरखे। दौसा के अंदर सौर ऊर्जा से संचालित चरखे। भरतपुर सौर ऊर्जा से संचालित राज्य का सबसे बड़ा मिल्क चिलिंग प्लांट। मिल्क चिलिंग प्लांट। बिट्स पिलानी सौर ऊर्जा पर आधारित देश का सबसे बड़ा गीजर, सौर ऊर्जा से
ठंडे पानी को गर्म पानी में करना, 55,000 लीटर का गीजर लगा हुआ है। आईआईटी जोधपुर, यहाँ फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। फ्रांस के सहयोग से आईआईटी जोधपुर में सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ है। पिछोला झील उदयपुर में देश में पहली बार सोलर बोट्स चलाए गए हैं और अपने जो है ये मेज नदी के अंदर देश में पहली बार जो है पानी के अंदर सोलर प्लेटें स्थापित करके और पानी से जो है वो, क्योंकि जमीन पर लगाते हैं तो बहुत सारे पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं, पानी के ऊपर जो है सोलर प्लेटें लगा करके सौर ऊर्जा, ऐसे 5-7 एक पॉइंट्स और हैं। तो कुल मिलाकर के सौर ऊर्जा में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। बहुत अच्छा भविष्य है राजस्थान का सौर ऊर्जा के क्षेत्र। पवन ऊर्जा देश में 5वें स्थान पर रहता है, क्योंकि राजस्थान में हवाओं की गति तो तेज है। पवन ऊर्जा के लिए हवा चाहिए 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, मार्च से शुरू हो जाती है 20 किलोमीटर की। लेकिन राजस्थान में हवाओं की दिशा में एकरूपता कम रहने से पवन चक्कियां ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। पवन ऊर्जा में तमिलनाडु, गुजरात, जो कोस्टल इलाके समुद्र के अंदर, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पवन चक्कियां। फिर भी हमारे पास में जो है अमर सागर, अमर सागर कहाँ है? जैसलमेर। क्या विशेषता है? अमर सागर जैसलमेर में उत्तर भारत का पहला पवन बिजली घर स्थापित हुआ। उत्तर भारत का पहला पवन बिजली घर अमर सागर जैसलमेर, जिसकी क्षमता 2 मेगावाट रही। दूसरा पवन बिजली घर देवगढ़ चित्तौड़ के अंदर। तीसरा पवन बिजली घर फलोदी में। और बड़ा बाग जैसलमेर में राजस्थान का सबसे बड़ा पवन बिजली घर जो प्राइवेट समूह द्वारा स्थापित किया जा रहा है, सुजलॉन एनर्जी कंपनी। बड़ा बाग जैसलमेर। पवन चक्कियां सबसे ज्यादा कहां है? जैसलमेर में। पंखों का शहर जैसलमेर है। बड़ा बाग जैसलमेर में जो है राजस्थान का सबसे बड़ा जो है वो पवन बिजली घर स्थापित हो रहा है। एक दो प्रोजेक्ट इसमें और है। पवन के बाद में आता है बायोगैस। बायोगैस में कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है? मार्स गैस। मार्स गैस को कौन सी गैस कहते हैं? मैथेन गैस, CH4 मैथेन गैस, या मार्स गैस या बायोगैस। सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि सोलर वगैरह का तो कोई विशेष नहीं है। बायोगैस जो है ओनली ग्रामीण क्षेत्रों में सक्सेसफुल हो सकता है। शहर में आप बायोगैस प्लांट कहां लगाओगे? पशु गांव के अंदर है, खुली भूमि गांव के अंदर है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर परंपरागत स्रोतों में बायोगैस सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा, राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस प्लांट जो है वो उदयपुर में है। उदयपुर बायोगैस प्लांट के लिए फेमस है। अब इसमें होता क्या है बायोगैस प्लांट के अंदर? गांव के अंदर पशु है, पशुओं से गोबर हो रहा है, चार पशुओं का कचरा है चारे का। उसके अलावा वायु कचरा जो है, वायु वेस्ट जो होता है, गांव का जो कचरा होता है, घास फूस, पत्तियां, फूल, पेड़ पौधे, इनको गांव के बाहर एक बड़ा गड्ढा खोद देते हैं और गड्ढा खोद करके उसको वहां जमा कर देते हैं, उसको गड्ढे को ढक देते हैं। गोबर है, घास फूस है, कचरा है। अब गोबर घास फूस के साथ मिलकर के, कचरे के साथ मिलकर क्या होगा? पानी डाल दिया तो सड़ेगा ही, और सड़ने पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी? मैथेन गैस, मार्स गैस। इस मार्स गैस को पाइपों से घर तक पहुंचाएंगे ताकि वो उसको एज ए जलाने के रूप में इस्तेमाल कर सके। इस तरह से ये बायोगैस प्लांट जो है वो काम करता रहेगा, 2 साल 3 साल काम करता रहेगा। जब इसमें गैस बनना कम हो जाएगी तो जो है इसकी जो कवरिंग है उसको उठा करके ये जो कचरा है अंदर उसको बाहर निकालेंगे और दूसरा कचरा इसमें वापस डालेंगे। अब जो ये कचरा अंदर से बाहर निकाला था तो गोबर घास फूस ही था। ये क्या है?
कंपोस्ट खाद है। तो इसको फिर आगे किसके रूप में इस्तेमाल करेंगे? खाद के रूप में। तो खेत भी उपजाऊ होगा, बिजली भी अपने एनर्जी भी मिल रही है, साथ साथ में खेत भी उपजाऊ हो रहा है। उस खाद को जो है खेतों में डालेंगे, कचरा जो निकला उसको खेतों में डालेंगे, खेत उपजाऊ होगा, और इससे जो है वो अपने एनर्जी का यूज कर लिया। इसके लिए राजस्थान सरकार खादी ग्रामोद्योग मॉडल, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक रोजगार कौन दे रहा है? खादी दे रहा है। खादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में जो है रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। तो जगह जगह बायोगैस प्लांट सरकार 40% तक सब्सिडी देती है। गांव के लोग अगर मिलकर के एक बड़ा प्लांट लगा रहे हैं तो सरकार की तरफ से 40% तक सब्सिडी मिलती है। उदयपुर जो है बायोगैस प्लांट के लिए फेमस है। बायोमास में 3 चीजें राजस्थान में काम लेते हैं, ध्यान रखना ये तीनों चीजें। एक तो आता है विलायती बबूल, दूसरा सरसों की तूड़ी, और तीसरा चावल की भूसी। ये तीनों बायोमास में काम में लेते हैं। विलायती बबूल जो है उसकी लकड़ी है, सरसों की तूड़ी है, और चावल की भूसी है। इससे जो है आजकल जो है जयपुर में जो है वैसे कचरा जो है उससे भी बिजली बनाई जा रही है, बायोमास के रूप में प्रयोग करते हैं। और भूतापीय ऊर्जा में राजस्थान में एक ही बिजली घर है, वो भी बहुत छोटा सा है, और वो कहां पे है? माउंट आबू। और कहीं राजस्थान में भूमि से जो अब बिजली बनती कैसे है? अब जैसे आपने कह दिया कि साहब भूताप से बिजली कैसे बनाएंगे, जमीन के अंदर जो गर्मी उससे बिजली कैसे बनाएंगे? तो मैंने आपको एक लाइन में बताया था मैं क्या बेसिक काम क्या है। ये 2 बड़े चुंबक ले लिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, 2 बड़े चुंबक ले लिए, चुंबक के बीच में जो है वो टरबाइन लगा दिया, टरबाइन से जो तार निकाल करके एक चोक होती है, कुंडली जिसको कहते हैं, चोक से अटैच कर दिया इसको, और इससे फिर आगे वायरिंग कर दी। चुंबकीय क्षेत्र में टरबाइन घूमता है तो फ्लक्स जनरेट होता है। फ्लक्स जो है वो किसके तारों के द्वारा किस में इकट्ठा हो रहा है? कुंडली में इकट्ठा हो रहा है, और कुंडली में आगे फिर फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में आगे फ्लो कर रहा है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। बिजली जो आ रही है वो क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो आ रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको घुमाना है टरबाइन को, तो जमीन के अंदर गर्मी है तो उसके ऊपर पानी का टब रख करके घुमा दिया, भाप निकलेगी। कोयले वाला है तो यहां बड़ा कुंड रख दिया, नीचे कोयले से जो है भाप निकाला, गर्म कर दिया। परमाणु है, भाप निकाला, गर्म कर दिया। डायरेक्ट पानी है तो पानी ऊपर से नीचे छोड़ दिया। हाइड्रल प्लांट जैसे होते हैं, जैसे अपने बाखड़ा नांगल बांध का पड़ा था, पानी ऊपर से नीचे छोड़ करके इसको अपने को घुमाना है। इसको कैसे घुमा? चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही जो है ये घूमेगा तो फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स कुंडली में इकट्ठा होगा चोक में, और चोक से फिर जैसे ट्यूबलाइट में होती है ना चोक, उसको हिलाते हैं तो क्या फ्लक्स से कई बार जैसे ट्यूबलाइट काम नहीं कर रही है, उसको हिलाते तो इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते, ट्यूबलाइट चमक जाती है। सेम वही प्रिंसिपल, सिंपल है एकदम, बहुत इजी मेथड है। आज से 200 साल पहले बिजली बनाना शुरू कर दिया था। एडिसन ने जब लाइट का आविष्कार किया तो वो तो 17वीं सेंचुरी में था। बिजली का बल्ब किसने खोजा था? थॉमस अल्वा एडिसन। सबसे ज्यादा खोज आज तक किसने की है? एडिसन ने की। 100 से ज्यादा रिसर्च उसके नाम से पेटेंट है। यूरोप के बहुत सारे शहरों में जो है एडिसन की पूजा होती है। आप कल्पना कीजिए अगर बिजली नहीं हो तो हम कैसे जिएंगे? आपके मोबाइल कंप्यूटर सब शाम को 7 बजते फ्री हो गए, अब अगले दिन का इंतजार करो। पहले तो यही था, बीकानेर में बिजली 1915 में आई है, गंगा सिंह जी 1915 में लेके आए थे। तो उससे पहले लोग क्या करते थे? शाम को 7 बजते सनसेट हो गया, मोमबत्ती जला लो, लालटेन जला लो, थोड़ा बहुत खाना पीना कर लो, क्योंकि और तो क्या कर सकते? मोमबत्ती लालटेन जला लो और अगले दिन का इंतजार करो। सवेरे 4 बजे 5 बजे उठ जाओ जिस समय आए। ये
बिजली जो है ये बहुत बड़ा एक रिसर्च क्रांतिकारी परिवर्तन, बिजली का आविष्कार एक क्रांतिकारी परिवर्तन। आज हमारा जीवन सारी बिजली पर ही है, टोटल चीज बिजली से। परंपरागत स्रोत की बात करें जो हम सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ताप ऊर्जा है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो ताप ऊर्जा से होती है, जिसमें अपन कोयले से बिजली बनाते हैं। कोयले से पहला बिजली घर जो था राजस्थान का कोटा में स्थापित हुआ था, प्रथम ताप बिजली घर। लेकिन राजस्थान का सबसे बड़ा ताप बिजली घर कहाँ है? सूरतगढ़ के अंदर है सबसे बड़ा ताप बिजली घर। ताप बिजली घर की 3 श्रेणी आती है। एक तो आता है सुपर ताप बिजली घर, एक आता है सुपर क्रिटिकल ताप बिजली घर, तीसरा आता है अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, सुपर ताप बिजली घर, सुपर क्रिटिकल ताप बिजली घर, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, तीनों पूछे। सुपर ताप बिजली घर मतलब ऐसा ताप बिजली घर जिसकी क्षमता जो है वार्षिक क्षमता 1000 मेगावाट से ज्यादा है। ऐसा ताप बिजली घर जिसकी वार्षिक क्षमता 1000 मेगावाट से ज्यादा, वह बिजली घर जो 1000 मेगावाट से ज्यादा बिजली उत्पादन करता है सुपर ताप बिजली घर कहलाता है। सुपर क्रिटिकल वो भी 1000 मेगावाट का होगा। अब जैसे सुपर है तो 1000 को उसने 250 इंटू मान लो 4 के रूप में हो गया, तो कितना हो गया? 1000 हो गया, 1000 को हो गया। अब सुपर क्रिटिकल शब्द किसके लगाएंगे? जैसे है तो वो भी 1000 मेगावाट का, लेकिन एक इकाई कितने की है? 500 की है, और 2 इकाई कितने की है? 250 की। कितना हो गया? 1000। यानी वह बिजली घर जिसमें एक इकाई 500 मेगावाट या उससे बड़ी हो, तो उसके पीछे क्या शब्द लगाएंगे? क्रिटिकल शब्द। वह बिजली घर जिसमें एक प्लांट 500 मेगावाट से ज्यादा का हो, तो उसको अपन कहेंगे क्रिटिकल। सुपर 1000 चाहे 100 का हो, चाहे 200 का हो, चाहे 500 का हो। जैसे कोटा है, कोटा के अंदर जो है कोई 125 का है, कोई 250 का है, कोई 125 का है, इस तरह से है। सुपर तो कह देंगे 1000 से ज्यादा होगी, लेकिन 500 का एक भी नहीं है। सूरतगढ़ में पहली इकाई 500 की है, फिर 250, फिर 500, फिर 660, 500 से ज्यादा का हो गया तो वो क्रिटिकल में आ जाएगा। अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट वह पावर प्लांट जिसकी वार्षिक क्षमता 4000 मेगावाट से ज्यादा हो। राजस्थान में अभी तक एक भी अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट नहीं। अभी जो सबसे बड़ा बिजली घर है सूरतगढ़ 2820 मेगावाट का है, वो सारा अभी अपन लेंगे 2820। कोटा है, सूरतगढ़ है, छबड़ा है, एक एक बिजली घर के बारे में डिटेल्स में क्या क्या है। इसी तरह से गैस बिजली घर है, तो राजस्थान के अंदर पहला गैस बिजली घर जो है वो 1960 के अंदर ही भारत सरकार ने स्थापित कर दिया था। भारत सरकार की एक संस्था है जिसका नाम है GAIL। पूरा नाम बता सकता है इसका कोई? GAIL, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ये बिजली देती है, इसको गैस देती है अंता 12 के अंदर। 4 राज्यों का है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी तो मात्र 19% ही है। पहला गैस बिजली घर राजस्थान में कहां स्थापित हुआ था? अंता 12 के अंदर, जो भारत सरकार ने स्थापित किया। राजस्थान की हिस्सेदारी मात्र 19% ही है, बाकी अदर स्टेट्स है इसके अंदर। राजस्थान सरकार का पहला गैस बिजली घर जो है वो कहां पे स्थापित हुआ? रामगढ़ जैसलमेर के अंदर, जिसमें अपने ये जो कल मैंने बताया था मनियारी, टिब्बा, तन्नोट, यहां से जो गैस निकलती है वो सीधी कहां जाती है? रामगढ़ के अंदर, पास ही है, सीधा रामगढ़ बेच करके वहां से गैस बिजली घर से बिजली बनाते हैं। तो क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकता है कि रामगढ़ गैस बिजली घर को गैस की आपूर्ति कहां से होती है? अंता गैस बिजली घर को गैस की आपूर्ति कौन करता है? इसी तरह से धौलपुर गैस बिजली घर है, इसको भी गेल आपूर्ति करता है। परमाणु बिजली घर अपन लेंगे डिटेल्स में, तो अब थोड़ा लिख लेते हैं। मुख्य बिंदु
मुख्य बिंदु, पहला पॉइंट, नई खनिज नीति 2024, नई खनिज नीति 2024, दो ही लाइनें हैं। नई खनिज नीति 2024, पहला पॉइंट, 2047 तक, 2047 तक 58 से बढ़ाकर 70 खनिजों का दोहन करना। अभी 58 का कर रहे हैं, 2047 तक 58 से बढ़ाकर 70, 58 से बढ़ाकर 70 खनिजों का दोहन करना। 58 से बढ़ाकर 70 खनिजों का दोहन करना। दूसरा, खनन क्षेत्र 2% तक लाना। खनन क्षेत्र 2% तक लाना, क्या मतलब हुआ? वर्तमान में खनन क्षेत्र राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.5% ही है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका 0.5% क्षेत्रफल पर ही खनन हो रहा है। 0.5 से बढ़ा करके कितना करना है? 2%। खनन क्षेत्रफल 2% तक लाना और 1 करोड़ लोगों को खनिज क्षेत्र में रोजगार देना। 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ लोगों को खनिज क्षेत्र में रोजगार देना। 2% तक लाना, 1 करोड़ लोगों को खनिज क्षेत्र में रोजगार देना। तीसरा, पर्यावरण अनुकूलन खनन कार्य करना। पर्यावरण अनुकूलन खनन कार्य करना, पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचा। पर्यावरण अनुकूलन, अगर आपने आज का अखबार पढ़ा हो तो आके अखबार में, पत्रिका में बड़ा बड़ा जो है, आधा अखबार जो है सिर्फ अरावली पर भरा हुआ है। देखा था क्या किसी ने अखबार, आज का पत्रिका? आधा अखबार अरावली पर भरा हुआ है, फ्रंट पेज, और उसमें 12 गैप दे रखे हैं। जो अपन ने पढ़े वो सारे वही जिले दे रखे हैं, अजमेर टू बोर, 12 गैप दे रखे हैं। और अजमेर से जो है, ये नागौर से अजमेर होते हुए जयपुर, और जयपुर से हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जो है वो रेगिस्तान बढ़ रहा है। क्योंकि अरावली आगे दिल्ली तक जा रही है ना, तो जगह जगह 12 जगह खड्डे हैं, 12 जगह दीवार टूटी हुई है। तो दिल्ली के पास में भी दीवार टूटी हुई है, तो दिल्ली में भी मतलब रेगिस्तान बढ़ रहा है, हरियाणा में रेगिस्तान बढ़ रहा है, राजस्थान में नागौर से अजमेर जा रहा है, जयपुर तक पहुंच रहा है। ये पत्रिका में पूरा वो मैप दे रखा है। और आधा फ्रंट पेज, आधा जो है वो अरावली को खनन, अरावली को जो है बचाया जाए, अन्यथा हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, रेगिस्तान बढ़ जाएगा, नदियां कम हो जाएगी। और उसने ये भी लिखा है कि 25% तक 2016 से लेकर के 2025 तक में अरावली का जो ऊंचाई है और क्षेत्रफल है वो 25% कम हो चुका है। अगर बहुत जल्दी चेंज नहीं किया तो अरावली खत्म हो जाएगी, खत्म होती रेगिस्तान फैल जाएगा सब जगह। नदियां निकलना, जैसे बनास नदी है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, कहाँ से निकलती है? खमनोर पहाड़ियां। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ियां। तो ऐसे ये पहाड़ियां खत्म हो जाएगी तो ये नदियां कहाँ से आएगी? तो नदियां खत्म हो जाएगी, रेगिस्तान फैल जाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। आगे लिखिए दूसरा, शिवाना ब्रैकेट में बालोतरा, शिवाना बालोतरा, दूसरा पॉइंट, शिवाना बालोतरा। यहां रेयर अर्थ एलिमेंट हब, RARE, रेयर, EARTH, अर्थ एलिमेंट, एलिमेंट हब, यहां रेयर अर्थ एलिमेंट हब स्थापित किया जाएगा। दुर्लभ खनिजों का हब, रेयर अर्थ का मतलब हिंदी लिखना चाहे तो दुर्लभ खनिज,
रेयर अर्थ एलिमेंट हब स्थापित किया जाएगा जो देश का पहला होगा, जो देश का प्रथम हब होगा। तीसरा पॉइंट, 12 में खनन विश्वविद्यालय, माइनिंग यूनिवर्सिटी अंग्रेजी में लिखना चाहे तो 12 में खनन विश्वविद्यालय, माइनिंग यूनिवर्सिटी, 12 में खनन विश्वविद्यालय और उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना की जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना की जाएगी। अगला, सिद्धेश्वर गांव का नाम है डैश खुर्द, सिद्धेश्वर खुर्द खान, सिद्धेश्वर खुर्द खान, इसके सामने लिखिए डैश करके। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खान है, यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खान है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खान है, जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अधीन देबारी में है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अधीन देबारी में है, देबारी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अधीन देबारी में है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अधीन देबारी में है, सिद्धेश्वर खुर्द खान। अगला, आंधी क्षेत्र, आंधी क्षेत्र डैश करके लिखिए। आंधी क्या चीज, आंधी बताइए पुराने स्टूडेंट। जयपुर के अंदर है। आंधी क्षेत्र जो है जयपुर का प्रमुख खनन उत्पाद खनिज क्षेत्र भंडार क्षेत्र है, जयपुर का खनिज भंडार क्षेत्र आंधी क्षेत्र जयपुर का प्रमुख खनिज भंडार क्षेत्र है, जयपुर का प्रमुख खनिज भंडार क्षेत्र है। खनिज भंडार क्षेत्र है। लास्ट में लिखिए, डूंगरपुर में निकल और क्रोमियम के भंडार खोजे गए। डूंगरपुर में निकल और क्रोमियम के भंडार खोजे गए, निकल और क्रोमियम के भंडार खोजे गए। अब आ जाइए ऊर्जा, नेक्स्ट टॉपिक ऊर्जा, ऊर्जा पहला पॉइंट, ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, दो प्रकार के स्रोत होते हैं। पहला, परंपरागत स्रोत, परंपरागत स्रोत, ये एक बार उपयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं, एक बार उपयोग करने के पश्चात खत्म हो जाते हैं। नवीनीकरण नहीं होते, नवीन नहीं बनते, नवीनीकरण नहीं होते हैं, एक बार उपयोग करके खत्म हो गए। नवीनीकरण रिसाइकल नहीं होते हैं, नवीनीकृत नहीं होते हैं। दूसरा, गैर परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत
पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुए हैं, पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुए हैं। गैर परंपरागत स्रोत पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुए हैं। ये नवीनीकृत स्रोत कहलाते हैं, खत्म नहीं होते, नवीनीकृत स्रोत कहलाते हैं, नवीनीकृत स्रोत कहलाते हैं, खत्म नहीं होते। नवीनीकृत स्रोत कहलाते हैं, खत्म नहीं होते हैं। पहला गैर परंपरागत को ले रहे हैं, गैर परंपरागत स्रोत या नवीनीकृत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत या नवीनीकृत स्रोत। सस्ते और प्रदूषण रहित है, सस्ते और प्रदूषण रहित है। इनके विकास हेतु, इनके विकास हेतु 1985 में REDA, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, रीडा, इनके विकास हेतु 1985 में REDA, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, REDA, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, रीडा की स्थापना की गई। राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, रीडा की स्थापना की गई। 2002 में रीडा का नाम बदलकर, 2002 में रीडा का नाम बदलकर, रीडा का नाम बदलकर अक्षय ऊर्जा निगम रखा गया है। अक्षय, अक्षय ऊर्जा निगम रखा गया है। रीडा का नाम बदलकर अक्षय ऊर्जा निगम रखा गया है। पहला लिखिए इसमें सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है, राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। सूर्य की तीव्रता ज्यादा है और 325 दिन सौर दिवस होते हैं। तीव्रता ज्यादा है, 325 दिन सौर दिवस होते हैं। 325 दिन सौर दिवस होते हैं। 2010 में भारत सरकार के जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन में, 2010 के भारत सरकार के, 2010 के भारत सरकार के जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन में, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन में सर्वाधिक सौर बिजलीघर राजस्थान में लग रहे हैं। सर्वाधिक सौर बिजलीघर राजस्थान में लग रहे हैं। सर्वाधिक सौर बिजलीघर राजस्थान में लग रहे हैं, राजस्थान में लग रहे हैं। सौर ऊर्जा के लिए SEEZ, SEEZ अंग्रेजी में लिखना चाहे तो सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, SEEZ, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन,
सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन स्थापित किया गया है। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन स्थापित किया गया है। इसमें जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर शामिल है। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर शामिल है। ब्रैकेट में लिख लीजिए सर्वाधिक संभावना जोधपुर। सूर्य नगरी ऐसे नहीं कहते हैं, सर्वाधिक संभावना जोधपुर, सर्वाधिक संभावना जोधपुर। आगे लिखिए। सर्वाधिक सोलर प्लांट जयपुर, जोधपुर और अजमेर। सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उपयोग सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उपयोग जयपुर, जोधपुर और अजमेर में किया जाएगा। सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उपयोग जयपुर, जोधपुर और अजमेर में किया जाएगा। अजमेर में किया जाएगा। अब लिखिए कार्यक्रम। पहला लिखिए सोलर पार्क। बड़ला फलोदी, बड़ला फलोदी। देश का सबसे बड़ा या एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसकी क्षमता 2245 मेगावाट है, जिसकी क्षमता 2245 मेगावाट है। यहां वर्तमान में चौथी इकाई, ब्रैकेट में 500 मेगावाट की चौथी इकाई बनकर तैयार हुई है। यहां वर्तमान में चौथी इकाई बनकर तैयार हुई है जिसे अडानी समूह और राज्य सरकार ने मिलकर बनाई है। अडानी ग्रुप, जिसे अडानी समूह और राज्य सरकार ने मिलकर बनाई है। अडानी ग्रुप और राज्य सरकार मिलकर बनाई है। दूसरा धूड़सर, जैसलमेर। धूड़सर और बातचीत मत करो भाई, कोई आपस में बातचीत मत करो। धूड़सर, जैसलमेर। यहां रिलायंस समूह द्वारा सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है। रिलायंस ग्रुप, यहां रिलायंस समूह द्वारा सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है।
प्लांट एक तरह से बड़ा लगेगा। एक तो होते हैं अपने बैटरी जो घरों पे लगाते हैं, एक प्लांट जहां पर कई मेगावाट बिजली बनेगी, उसमें क्या होगा, सोलर थर्मल प्लांट होगा। सोलर पार्क से क्या करेंगे, जैसे सौर ऊर्जा के वो लगा दिए, पानी गर्म करेंगे, पानी से भाप बनेगी, भाप से टरबाइन चलेगा और टरबाइन से बिजली जनरेट हो जाएगी, कोयले की खपत बहुत कम हो जाएगी। हाँ जी, प्लांट दोबारा मैं समझा देता हूं। देखिए, सौर ऊर्जा का उपयोग अपने दिमाग में थोड़ा कंसेप्ट अलग तरह का है। अपने ज्यादातर क्या देखते हैं, बैटरी देखते हैं, जिसको अपन कहते हैं फोटोवोल्टिक सेल। सोलर बैटरी को क्या कहते हैं, फोटोवोल्टिक सेल। धूप में बैटरी पड़ी हुई है, बैटरी धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, बैटरी चार्ज होती रहती है। इससे तो अपन क्या है, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, कोई घर में 10 किलोवाट लगा रहा है, कोई बड़ा है घर या कोई है तो 20 किलोवाट का लगा रहा है। एक हमें प्रोडक्शन करके और हजारों मकानों को भेजना है सौर ऊर्जा से, तो हम क्या करेंगे, तो सौर ऊर्जा के जो मीरस वो लगाए जाते हैं, मीरस फोकस करने के लिए, उससे क्या है कि बड़े स्तर पर पानी को गर्म किया जाता है। सूर्य की लाइट आ रही है, मिरर से, ग्लास से उसको क्या एक स्थान पर फोकस करेंगे, गर्म हो जाएगा। वो आपने देखो एक लेंस आता है, धूप में रखो तो कांच को जला, इसको कागज को जला देता है। तो इस तरह से वो जो है वो पानी को फोकस करेंगे, पानी गर्म हो जाएगा, गर्म पानी से भाप निकलेगी, और फिर उस गर्म पानी की जो भाप है वो तेजी से जब ऊपर आएगी तो टरबाइन को चलाएंगे, और वो सेम वही प्रोसेस, टरबाइन चलेगा तो फ्लक्स बनेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। तो सोलर प्लांट में तो बड़े स्तर पर होता है, और अपने को जो सरकार दे रही है वो सोलर प्लेट्स दे रही है, जो रूफ टॉप, जिसको सूर्य घर योजना है ना प्रधानमंत्री की, 1 किलोवाट का लगाना चाहते हो, 2 किलोवाट का लगाना चाहते हो, 3 किलोवाट, सरकार 78,000 रुपए सब्सिडी दे रही है 3 किलोवाट तक। उसके बाद में अगर बड़ा लगाना चाह रहे हो तो उसके लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी नहीं है। मैक्सिमम सब्सिडी कितना है, 78,000, और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी कितना है, 17,000। सरकार कह रही है 300 यूनिट बिजली फ्री है। अभी जो नई स्कीम आई है ना बजट के अंदर, वो पुरानी वाली तो चेंज कर रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री है घर पे, आप 3 किलोवाट का लगा लो सोलर प्लांट, आपके मान लीजिए 3 किलोवाट मतलब कितना होगा, 3,000 यूनिट, 3,000 यूनिट होगा। आपके खर्च मान लो जो है वो 1000 मेगावाट हुआ तो 200 मेगावाट, 2000 मेगावाट सरकार को बेच दो। अब जिसमें आजकल क्या हर घर में क्या है, एसी चलता है, एसी बहुत ज्यादा कंजप्शन करता है। एसी एक टन का होता है तो 1000 वाट का, 1500 टन का होता है तो 1.5 टन का होता है तो 1500 वाट का। इस तरह से एसी बहुत ज्यादा कंजप्शन करता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप 300 मेगावाट तक कर, 3000 मेगावाट तक कर लेगा, 300 मेगावाट का। तो एक तो होता है बैटरी जो अपन घर से चार्ज करते हैं, एक होता है प्लांट जिससे पूरा पूरा गांव को बिजली मिल रही है। तो बढ़ला वाला कितना है, 2200, अपने कितना पड़ा, 2245 मेगावाट। 2245 मेगावाट मतलब कई कई गांवों को, कई सारे गांवों को जो है बिजली मिलेगी उससे। तो उन गांवों के अंदर फिर प्लेट की आवश्यकता नहीं है, वो सीधा सोलर से ही सीधा सारे बिजली मिल। तो प्लांट तो बड़े स्तर पर जनरेट करते हैं, और बैटरी जो होती है फोटोवोल्टिक सेल जिसको कहते हैं, वो मामूली स्तर पर 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट इस तरह से। तो बड़ला में सोलर प्लांट है और धूड़सर में सोलर प्लांट है। तीसरा सोलर प्लांट जो है फतेहगढ़ फतेहगढ़ जैसलमेर में तीसरा सोलर प्लांट निर्माणाधीन है। फतेहगढ़ जैसलमेर तीसरा सोलर प्लांट बन रहा है। फतेहगढ़ जैसलमेर, पूगल बीकानेर, पूगल बीकानेर, यहां 4000 मेगावाट का सोलर प्लांट प्रस्तावित है। पूगल बीकानेर 4000 मेगावाट, 4000 मेगावाट का सोलर प्लांट प्रस्तावित है। 4000 मेगावाट का सोलर प्लांट प्रस्तावित है। नोख फलोदी,
नोख फलोदी 925 मेगावाट का प्लांट निर्माणाधीन है। 925 मेगावाट का प्लांट निर्माणाधीन है। पहले फलोदी में, पहले जैसलमेर में था, फलोदी। 925 मेगावाट का प्रस्तावित है। 925 मेगावाट का प्रस्तावित है। ये तो हो गए प्लांट बड़े बड़े जो गांव के गांवों को देंगे। अब आते हैं पर्सनल छोटे छोटे। तो इसमें पहला आ जाइए भालेरी चूरू। भालेरी चूरू खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का प्लांट स्थापित है। भालेरी चूरू खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का प्लांट, सौर ऊर्जा आधारित खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का प्लांट स्थापित है। भालेरी चूरू। दूसरा बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बिट्स पिलानी, पिलानी के अंदर बिट्स पिलानी बिरला की संस्था है ना, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, सबसे टॉप की संस्था ये बिट्स पिलानी। यहां देश का सबसे बड़ा सोलर गीजर स्थापित है। यहां देश का सबसे बड़ा सोलर गीजर, देश का सबसे बड़ा सोलर गीजर स्थापित है। देश का सबसे बड़ा सोलर गीजर स्थापित है। आईआईटी जोधपुर सोलर गीजर पानी गर्म करने वाला। बिट्स पिलानी झुंझुनू। पिलानी कहां पे है? झुंझुनू के अंदर। आईआईटी जोधपुर फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ है। आईआईटी जोधपुर फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ है। फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ है। अगला खींवसर नागौर। खींवसर नागौर रिलायंस समूह द्वारा पहला सौर बिजली घर स्थापित किया गया है। खींवसर नागौर रिलायंस समूह अंबानी, रिलायंस समूह द्वारा पहला सौर बिजली घर स्थापित किया गया है। सौर बिजली घर स्थापित किया गया है। ब्रैकेट में 5 मेगावाट सौर बिजली घर, 5 मेगावाट। आगे दौसा सौर ऊर्जा से चलित, सौर ऊर्जा से चलित चरखे स्थापित किए गए हैं। चरखे हैंडलूम, सौर ऊर्जा से चलित चरखे स्थापित किए गए हैं। बालेश्वर जोधपुर क्या चीज है? फलूदी जोधपुर में ही है। बालेश्वर जोधपुर यहां देश का पहला सोलर फ्रिज स्थापित किया गया। देश का पहला सोलर फ्रिज स्थापित किया गया बालेश्वर। सोलर फ्रिज स्थापित किया गया। भरतपुर
सौर ऊर्जा आधारित मिल्क चिलिंग प्लांट स्थापित है। सौर ऊर्जा आधारित मिल्क चिलिंग प्लांट स्थापित है। मिल्क चिलिंग प्लांट स्थापित है। मिल्क चिलिंग प्लांट बालेश्वर फलोदी में देखना तो है। ये फलोदी अभी क्या क्या नए का, जब तक ये अपने पंचायत का चुनाव नहीं हो जाएगा ना, ये लोकल, तब तक आंदोलन चलते रहेगा, इधर उधर होता रहेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी परसों जो है, अभी ये क्या गुड़ा मलानी और ये जो है वो बालोतरा में चले गए। बाड़मेर बंद था, 2 दिन से बंद पड़ा था। बालेश्वर गुड़ा मलानी को और जो है धोरी मन्ना को वापस बाड़मेर में लाया जाए। ये चलता रहेगा जब तक कि मार्किंग पूरा नहीं हो जाएगा। ये तो सरकार ने अपनी तरफ से घोषणा की। अब जब प्रैक्टिकली होगा ना, जैसे अभी ये पंचायत के चुनाव होंगे, अपने पार्षद के चुनाव होंगे, तो क्लियर। बाकी मेरे हिसाब से अभी तो किसमें क्या दे रखा है, 2025-26 किताब में जोधपुरी दे रखा है। वो फिर मैं देखूंगा एक बार तो नेट। बाकी अभी आप मतलब क्या क्लियर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सरकार खुद चेंज करती रहती है। आगे लिखिए एक बार। मेज नदी बूंदी, मेज नदी बूंदी, मेज नदी बूंदी नदियां पढ़ा है ना अभी 2 दिन पहले, तो मेज मांग ली। मेज नदी बूंदी के अंदर यहां या नदी में सोलर प्लेटें स्थापित की गई है। मेज नदी में सोलर प्लेट स्थापित की गई है। पहली नदी है जिसमें सोलर प्लेट स्थापित की गई है। बड़ला फलोदी, यहां सोलर स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया गया है। सोलर स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया गया है। सोलर स्किल डेवलपमेंट सेंटर, सोलर स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया गया है। डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया गया है। पावर पैक योजना, पैराग्राफ चेंज करके, पावर पैक योजना, पावर पैक योजना, पावर पैक, पावर पैक क्या मतलब है? पावर पैक अपने इधर जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर, बीकानेर के इधर के जो गांव हैं, उन गांवों के अंदर एक गांव 20 घरों का, दूसरा गांव 100 किलोमीटर दूर 10 घरों का, तीसरा गांव 50 किलोमीटर। उतनी दूर पोल थोड़ी लगेंगे, खंबे लगाएंगे, तार खींचेंगे, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो पावर पैक योजना में सरकार ने कहा कि वे गांव जो दूर दराज स्थित है, उनके पास में एक सोलर प्लांट लगा दिया जाए और उस पूरे गांव को सौर से बिजली करना। ये लगा दिया ताकि बहुत सस्ता भी पड़ेगा और बहुत सारा श्रम बच जाएगा। तो पावर पैक योजना में लिख लीजिए, दूर दराज के गांवों को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत करना। दूर दराज के जो गांव हैं, रिमोट एरियो में है, ढाणी में 20 लोग रह रहे हैं, दूर दराज के गांवों को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत करना। उनको कहते हैं भाई सौर ऊर्जा से आप काम चलाओ। दूर दराज के गांवों को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत करना। जो गांव दूर दराज के हैं उनको सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत करना। आदित्य दुकानें, सौर ऊर्जा के उपकरण बेचने और मरम्मत करने की दुकानें। सौर ऊर्जा के उपकरण बेचना और मरम्मत करना। सौर ऊर्जा के उपकरण बेचना और मरम्मत करना। सौर ऊर्जा के उपकरण बेचना और मरम्मत करना। कल अपन इसमें आगे फिर लेंगे।